जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली और अहम खबर की ओर रुख करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में राज्य के सभी 24 जिला खेल पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर उसकी पदस्थापना की। झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ जहां भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। अब तक पहले नियुक्ति पत्र दिया जाता था और उसके कई दिनों बाद पोस्टिंग की जाती थी। इस क्रम में नियुक्त लोगों को कई बार विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन गुरुवार को यह पहल कर पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया गया। नियुक्ति पत्र देने के दौरान लॉटरी प्रक्रिया से संबंधित जिलों के नाम निकालकर नवनियुक्त जिला खेल पदाधिकारी की पदस्थापना भी कर दी गई। खेल पदाधिकारियों ने बॉक्स से पर्ची निकालकर मुख्यमंत्री को सौंपा और मुख्यमंत्री ने पर्ची में लिखे जिलों के नामों की घोषणा की। नियुक्ति पत्र जारी किए जाने से संबंधित अधिसूचना पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने हस्ताक्षर भी मौके पर ही किए, जिसे जारी कर दिया गया। सिमडेगा जिला मिला है और जो नियुक्ति हुई है ये शो करता है आज 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ नियुक्ति हुई थी, चाहे वो थ्योरेटिकल पेपर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे इंटरव्यू से लेके आज पोस्टिंग तक आप लोग के सामने हुई है। तो इसी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ कोशिश ये भी करूँगा कि स्पोर्ट्स को जितना हो सके, जितनी भी योजनाएं हैं, फोटो को योजना भी है, जितनी भी योजनाएं हैं, वो एक एक बच्चों को ग्रास रूट लेवल पे मिलना चाहिए ताकि इस देश का भला हो सके। और उम्मीद यही रखूँगा और कोशिश भी यही रखूँगा अपने नौकरी काल में कि एक ओलंपियन अपने जिला से जरूर पकड़ करूँगा। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में जंगलों को छोड़ नक्सली अब शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। राजधानी रांची में भी लगातार पीएलएफआई के उग्रवादियों की हो रही गिरफ्तारी कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। रांची पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। रांची पुलिस ने 5 पीएलएफआई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 2 आरोपियों द्वारा पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो पीएलएफआई के लिए काम करते हैं, जो पुणे उरांव दस्ते से जुड़े हैं। वहीं रांची में गिरोह के अन्य सदस्य भी हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र से 3 और पीएलएफआई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 पिस्तौल, 8 कारतूस, 8 मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। भी लोग अभी पकड़े गए। इसके पूर्व में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की थी असलहा के साथ। सारे के सारे लोग अभी हुआ उनके लिए काम करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि इन लोगों के पकड़ने से वो कमज़ोर हुआ है। हम आशा ये विश्वास करते हैं कि जल्दी उस तक भी पुलिस की कानून की हाथ तो लंबी होती है, लोग वहाँ तक भी पहुँचने का सफल प्रयास करने। जो सिटी साहब के नेतृत्व में हमारे सारे पुलिस पदाधिकारी यहाँ उपलब्ध हैं। हमारे इसमें मार्गदर्शन हमारे डीआई साहब का भी बहुमूल्य मिल रहा है, सीनियर एसपी साहब का भी मिल रहा है। ऐसे लोग जो समाज में विध्वंसकारी घटनाओं को अंजाम देते हैं या उनके वजह से लोग, बहुत से लोग तो अपने मुंह भी नहीं खोल पा रहे। अब लेकिन सूचनाएं मिल रही है, हमको लगता है निश्चित रूप से इसमें सफलताएं मिलेगी। अब अगली खबर हजारीबाग से। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में एनटीपीसी व प्रशासन के कई दिनों के प्रयास के मशक्कत के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच प्रशासन द्वारा लिखित कोयले का उत्खनन नहीं करने के आश्वासन एवं ग्रामीणों की सहमति पर कंपनी की डंप किए गए कोयला ट्रांसपोर्टिंग शुरू कराया गया, लेकिन लोगों ने इस दौरान सभी 12 स्थानों पर एनटीपीसी के खिलाफ अपनी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखा है। वहीं खनन परियोजना में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर धारा 144 लगाकर कोयला ट्रांसपोर्टिंग कार्य शुरू कराने पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों से आंदोलन पर बैठे रैयतों को बंधक बनाकर जबरन कार्य कराना असंगत कार्य है। उन्होंने कहा कि कोयले में आग लगने की गलत सूचना देकर केंद्र द्वारा राज्य सरकार को दबाव दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि पहले से खनन किए गए कोयले की ढुलाई के लिए बनाए जा रहे दबाव को लेकर मुख्यमंत्री से मिली, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार कुछ दिनों में ही मुआवजे और रोजगार को लेकर ठोस निर्णय लेगी। विधायक ने कहा कि सरकार से रैयतों को सहयोग की काफी अपेक्षाएं हैं और इसलिए विधायक ने मुख्यमंत्री से हाई लेवल कमेटी के प्रस्ताव को रैयतों के पक्ष में जल्द पारित करने, मुआवजे को बढ़ाने, रोजगार देने जैसे कई निवेदन किए, ताकि वर्षों से चली आ रही रैयतों के सभी समस्याओं का समाधान
किया जा सके। विधायक ने आगे कहा कि हमारा सत्याग्रह खत्म होने वाला नहीं है और अगर रैयतों को धोखा देने की कोशिश की गई तो यह आंदोलन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। जिस तरह से बंधक बना के यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग का काम किया जा रहा है उसका मैं बहुत घोर निंदा करती हूँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण खुद यहाँ पे सहयोग करते हैं ये सब काम के लिए। दूसरा चीज़ है जो आग लगा है और हमारे मीडिया बंधु भी यहाँ से गए थे, उन्होंने भी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया, मैसेज भेजा, फ़ोटो खींच के भेजा कि कोई आग नहीं लगी है। जब अधिकारी जाते हैं तो मिट्टी तेल डाल के वो लोग आग लगा के दिखाए हैं कि आग लग गया है। वो लोग किसी भी तरह से ट्रांसपोर्टिंग का काम चालू करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचे थे और एनटीपीसी ने केंद्र सरकार को भी ये सारे फ़ोटो और काफ़ी पत्रचार किया है, काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के माध्यम से भी ये अखबार में भी आए हैं कि आग लग गई है। तो हमारी सरकार को प्रेशर डाला गया कि आग लगी है उसको बुझाने का काम करें। केंद्र सरकार से भी उनको चिट्ठी मिली है, तो जिसकी वजह से उनको यहाँ पे फोर्स भेज के और आग बुझाने का मतलब आग की संभावना को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। पर इतने सारे फोर्स का ज़रूरत नहीं था बड़का गाँव में। दूसरा चीज़ है, कहीं भी जा रहे हैं हमारे पीछे लोग भेज दिए जा रहे हैं, फ़ोन कर के पूछा जा रहा है कि क्या कहाँ गई विधायक, किस लिए गई है, क्या काम हो रहा है, हमें बड़का गाँव घुसने नहीं दिया जा रहा था। ये सब बिल्कुल गलत है, ये पुलिस प्रशासन को समझना चाहिए। हम एक जनप्रतिनिधि है, बड़का गाँव के विधायक है, मेरा पूरा अधिकार है बड़का गाँव में, मेरा घर के साथ साथ पूरा बड़का गाँव मेरा घर है। हम किसी के भी घर जा सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। इस तरह से मुझे जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव करी है यहाँ पे ये लोग जो आए हैं, इसका मैं घोर निंदा करती हूँ। और साथ ही मैंने अपने जितने भी रैयत हैं उनको संदेश दिया है कि इसमें जो भी कोयला में आग लगने की जो संभावना को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है उसमें सहयोग करें। पर हमारी लड़ाई जारी है और हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक रिजल्ट नहीं आएगी। सत्याग्रह चलता रहेगा, सब शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और इसी सत्याग्रह के दम पे हम लोग लड़ाई जीतेंगे। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची के साथ उनके फूफा ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को बोरे में बंद कर खेत में फेंक दिया। घटना गुरुवार की बताई जा रही है। बच्चे के नहीं मिलने पर खोजबीन के क्रम में उसका शव एक मड़ुआ के खेत में प्लास्टिक के बोरा बंद में मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक बच्ची के माता पिता गया में ईंट भट्ठा का काम करते हैं। उनके 5 संतानों में बच्ची, 2 बहन और 1 भाई रांची के रातू में दादा दादी के साथ रहते थे। बच्ची के गांव में ही रहने वाला आरोपी राजमिस्त्री का काम करता है। बच्ची के चाचा ने बताया कि गुरुवार को आरोपी के घर बच्ची खेलते हुए पहुंची और शाम 6 बजे तक घर नहीं लौटी, तो उसे खोजते हुए आरोपी के घर पहुंचा और शक होने पर उसे अखरा गांव ले जाकर गांव वालों ने कड़ी पूछताछ की तो उसने घटना की बात कबूल कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। झारखंड में गुरुवार को 32,092 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 784 नए संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई। इनमें आधे से अधिक 480 संक्रमित केवल रांची और जमशेदपुर से मिले हैं। इसके साथ ही अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या राज्य भर में 90,486 हो चुकी है। वहीं गुरुवार को ही 1,263 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए और अब स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या राज्य भर में 80,439 हो चुकी है। वहीं गुरुवार को 8 कोरोना संक्रमितों के मौत के बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 775 हो चुका है। राज्य के लिए राहत की बात यह है कि लगातार स्वस्थ होने का दर बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब रिकवरी रेट 90% के आसपास पहुंच चुका है, जो राष्ट्रीय औसत 85% से भी ज्यादा है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.